अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह। जी सर। अच्छा जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम लोगों ने बात की थी जीन थेरेपी से रिलेटेड दो डिजीजेस की तफसीलन, और उसके बाद फिर हमने जेनेटिक स्क्रीनिंग की बात की। जेनेटिक स्क्रीनिंग में हमने बात की कि भाई क्यों होती है, कब कब हो सकती है, और अब उसके बाद मैं बात कर रहा था बरका 1 और बरका 2। चैप्टर चूंकि खत्म करने के इरादे से बैठे हैं, तो आज अभी मैंने क्लास आगे वाली एक कैंसिल की ताकि आप लोगों का चैप्टर बहरहाल खत्म हो जाए। ठीक है जी। तो बरका 1 बरका 2 की बात हो रही थी। तो भाई बरका 1 बरका 2 जो है, ये दो ऐसी फॉल्टी एलील्स हैं, ये दो ऐसी फॉल्टी एलील्स हैं जिनका बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन पाया है हमने ब्रेस्ट कैंसर से। बरका 1 और बरका 2 एलील्स, ये दो ऐसी फॉल्टी एलील्स हैं जिनका, मेरे अल्फाज पे और करना, जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन पाया है हमने ब्रेस्ट कैंसर से। मतलब कि अगर एक पेशेंट में बरका 1 बरका 2 पॉजिटिव आ जाती है जेनेटिक स्क्रीनिंग में, तो ये पेशेंट एक हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाएगा फॉर डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर। ऑब्वियसली ब्रेस्ट कैंसर है तो फीमेल की बात होगी, ठीक है। बरका 1 और बरका, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि बरका 1 बरका 2 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। खुदा के लिए बात समझना, बरका 1 एंड बरका 2 आर फाउंड टू हैव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विद द ब्रेस्ट कैंसर डेवलपमेंट। तो अगर किसी बंदे से मुराद किसी वही प्री इम्प्लांटेशन डायग्नोसिस में या पोस्ट इम्प्लांटेशन में किसी इंडिविजुअल के अंदर, बच्चे के अंदर, बच्ची के अंदर बरका 1 बरका 2 पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये बच्ची एक हाई रिस्क पेशेंट होगी, एक हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाएगी टू डेवलप ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन बरका 1 बरका 2 कैंसर की सबब नहीं है, दे हैव सम स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। इसीलिए ऐसे केसेस भी हमारे पास मौजूद हैं जहां पर बरका 1 बरका 2 पॉजिटिव हैं लेकिन कैंसर पैदा नहीं हो रहा, और ऐसे केसेस भी मौजूद हैं जहां बरका 1 बरका 2 हैं तो कैंसर पैदा हो जाता है, और ज्यादातर केसेस में हो जाता है। जब भी हम कह रहे हैं कि बरका 1 बरका 2 का जो है कोई स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं, ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपने जेनेटिक स्क्रीनिंग की, बरका 1 बरका 2 फाइंड आउट हो गई, तो अब क्या आप उस एम्ब्रियो को जाया कर देंगे? बताइए ईशा, डिसीजन लीजिए, क्या आप उस एम्ब्रियो को जाया करने का डिसीजन लेंगी? नहीं। नहीं। क्यों फातिमा, क्या आप जाया करने का डिसीजन लेंगी? ज्यादा इमोशनल नहीं, लॉजिकल फैसला करें। नहीं सर। क्यों, वजह क्या है, लॉजिक क्या है? मतलब क्योर हो सकता है ना, क्योंकि वो ये मैंने क्या कहा कि ये क्योर कहां से आ गया इधर? वेल, आपको पता चले कि आपकी फला दोस्त की होने वाली बेटी ब्रेस्ट कैंसर पैदा करने वाली या स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन वाली जीन्स के साथ पैदा होने के चांसेस रखती है, तो आप क्या मशवरा देंगी उसे कि हाँ भाई क्योर करा लेना बाद में, या क्या कहेंगी अबॉर्ट करा लो जाके? सर प्रिकॉशन। नहीं, आप मुझे रियलिस्टिक मशवरा दें, ज्यादा हाइपोथेटिकल बात ना करें इस वक्त। अब तो खामोशी मच गई, बताओ भाई। दोस्त का छोड़ दो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आपकी अपनी औलाद होने वाली के बारे में आपको ऐसा पता चले, क्या डिसीजन लें? भाई कुछ बोलो, हेलो। सर आप ये पूछ रहे हैं कि क्यों उसको जाया नहीं करेंगे, तो उसका तो यही होगा ना कि आप, मैंने ये नहीं पूछा कि क्यों जाया नहीं करेंगे, मैंने कहा आप डिसीजन क्या लेंगी अगर आपको प्री इम्प्लांटेशन डायग्नोसिस पे बरका 1 बरका 2 पॉजिटिव मिल गई, और आपको सर ने पढ़ाया था कि भाई इसका स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है और फलाना ढिमकाना, आपको पता चल गया, आप अपनी औलाद के बारे में क्या डिसीजन लेंगी? जवाब दे दीजिए। कि जाया ना होने दें क्यों एंड जस्ट कंटिन्यू विद। जाया ना होने, ये जानते हुए भी कि उसमें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है आगे जाके? यस, बिकॉज ट्यूमर्स की डेवलपमेंट से पहले ही आप प्रिकॉशंस लेना शुरू कर देना। जी फातिमा रईस, आपका क्या जवाब है? इधर जवाब दे दो फटाफट। सर मेरा भी यही जवाब है। अपने मुंह से दे दो, तुमने क्या ईशा का मुंह कराया पहले? अब अपने मुंह नहीं से बोलो। सर, क्या करोगी? समझ में आ ही गई है ना बात। नहीं मुझे नहीं आई है, मुझे बताओ क्या करोगी? We would take precautions. चलो, वी वुड टेक, ये अंग्रेजी में आ गई, वी वुड टेक प्रिकॉशंस। ये आखिर में एकदम रिदम में कहां से आ गई प्रिकॉशंस?
अच्छा जी बेटा, बिल्कुल बात आप लोगों ने सही कही, प्रेशराइज होकर गलत नहीं कही कि भाई चूंकि नंबर वन देखो लॉजिकल है, एग्जामिनर पूछेगा आपसे लॉजिक, तो लॉजिक क्या है कि BRCA1 BRCA2 आर नॉट फाउंड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेस्ट कैंसर, दे हैव अ स्ट्रांग कोरिलेशन, द पर्सन मे और मे नॉट डेवलप ब्रेस्ट कैंसर। तो अगर उसमें चांस है कि वो डेवलप नहीं भी करेगा तो इस बुनियाद पर आप जरूरी जाया थोड़ी कर देंगे। दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन कि आप जहां पर मिसकैरेज करा दें, तो डेफिनेटली आप इसको बढ़ कराएंगे। हाँ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है इसलिए आप उस बच्ची को एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस पे रखेंगे, उसके हार्मोनल लेवल बार बार चेक कराते रहेंगे। अगर अल्लाह ना करे उसे किसी भी सॉर्ट ऑफ कंप्लेंट डेवलप होगी तो आप उसे फौरन डॉक्टर के पास से रिव्यू कराएंगे। आप अपना जहन पहले से बना के रखेंगे, ऐसा नो। और अर्ली स्टेजेस पर अगर अल्लाह ना करे कि वो उसमें ब्रेस्ट कैंसर की डेवलपमेंट होती है उसको ट्रीट कराएंगे। Is that clear? लेकिन सिर्फ उस बुनियाद पर कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है आप जो एम्ब्रियो है जाया नहीं कर सकते। Is that clear? लेकिन बाज दफा ऐसी मल्टीपल कंडीशंस हैं जिसके अंदर, अब जैसे एक डिजीज होती है, नाम सुना है आपने, टोरेट सिंड्रोम, सुना है कभी? यस सर। क्या होता जी है? सर। सर वो उसमें जिन लोगों वो को स्पैज़म्स होते हैं। टिक्स होते हैं डिफरेंट, वो आप खुद नहीं कंट्रोल कर सकते, दे जस्ट हैपन कंटिन्यूअसली। तुमने कहाँ सुन लिया टोरेट सिंड्रोम भाई? इतने पढ़े सर लिखे कब मैंने से हो गए? सर मैंने उससे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी। तुम सुबह बैठ के टोरेट या सिंड्रोम की डॉक्यूमेंट्री देख रही थी? ये सर वो YouTube सजेशंस में कभी-कभी आ जाता है और बंदा देख लेता है। अच्छा, वही मैं कहूँ, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी सजेशंस, तुम तो जो YouTube पे वॉच हिस्ट्री है तुम्हारी, उसके पास सजेशंस ऐसे तो नहीं आनी चाहिए। मैं यही सब देखती हूँ। नहीं नहीं, फातिमा की बात कर रहा हूँ। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? अरे मतलब तुम तो वो ड्रामा श्रामा वगैरह देखती हो ना, मैं तो यही बात कर रहा हूँ, मैं और क्या बात कर रहा हूँ। नहीं देखती मैं सर। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा जी, तो टोरेट सिंड्रोम, अब देखो, अब एक बच्चे को पता चला टोरेट सिंड्रोम होने वाला है, बच्चे को पता चला टोरेट सिंड्रोम, अब क्या ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है? अब अच्छा, आपको नो पता ही नहीं क्या होती है? ये देखो लड़कियां कितनी इन डेप्थ, ईशा को तो खुद पेशेंट है इसलिए को पता है, फातिमा को पता है, ये मुझे अभी पता चला। खैर, टोरेट सिंड्रोम बेटा इस कंडीशन होती है जिसमें मेंटल जो आपका ब्रेन है ना, वो इनवॉलंटरी सिग्नल रिलीज कर देता है, जर्की टाइप की मूवमेंट्स होती हैं, अजीब अजीब सी आवाजें, आप ऐसे बैठे बैठे कर रहे हैं, कंट्रोल में नहीं होती आपके, ठीक है। स्पाज्म होता है, मस्कुलर स्पाज्म, अलग अलग तरह की आवाजें आप निकाल रहे होते हैं, जैसे हिचकी की आवाज इनवॉलंटरी होती है ना, कंट्रोल नहीं होती, तो लीकेज ऑफ सिग्नल का एक मसला होता है, बाकी कोई मसला नहीं। टोरेट सिंड्रोम वाला बंदा नॉर्मली होता है, लाइफ स्पैन भी इसका नॉर्मल होता है, अनलेस अंटिल के मस्कुलर स्पैज्म किसी ऐसी जगह ना हो जाए जो कि मसला बन जाए। तो अगर एक बच्चे का बच्चा अल्लाह ना करे टोरेट सिंड्रोम के साथ पैदा होने वाला है, मार देंगे उसको? नहीं मारेंगे। लेकिन उसी जगह अगर आपको पता चला कि एक बच्चा हंटिंगटन डिजीज के साथ पैदा होने वाला है, हालांकि हंटिंगटन डिजीज अर्ली ऑनसेट नहीं है, आपको बताया था लेट ऑनसेट होता है, कैग रिपीट्स की बात की थी, है जी। तो अब यहां पर डिसीजन डॉक्टर की मदद से लेंगे आप, क्योंकि आपको ये पता है कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। लेकिन अब यहां पर पेरेंट का डिसीजन भी इन्वॉल्व होगा कि भाई क्योंकि ये अर्ली ऑनसेट तो नहीं होता, तो क्या आप उसके साथ पैदा होने देंगे या नहीं। आपको पता चला SCID के साथ पैदा होने वाला है, अब क्या करोगे? अभी पढ़ाया था ना SCID, तो आप कहेंगे नहीं भाई ये तो पैदा होने के बाद बच्चे के ऊपर भी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। तो तमाम चीजें तो आप मेडिको लीगल तरीके से उसको मिसकैरी करा देंगे, समझ में आ रही है? तो इट टोटली डिपेंड्स। लेकिन बात वही है, जेनेटिक स्क्रीनिंग जो है वो एक यूजफुल टूल हुआ टू फाइंड आउट। अब आपसे एग्जामिनर पूछता है एडवांटेजेस क्या हुए जेनेटिक स्क्रीनिंग के, जल्दी से बता दो फातिमा, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिक स्क्रीनिंग? फातिमा? सर जो भी ऑफस्प्रिंग होगी उसके मतलब जेनेटिक कोड्स वगैरह के बारे में पता चल जाएगा ये और सब एडवांटेज चीजें है। के बारे में। हाँ। अच्छा, और जी ईशा? अगर कोई म्यूटेशन हो तो फिर उसका आपको अर्ली ऑन पता लग जाएगा, फिर आप आगे जाके प्रिकॉशंस ले सकते हैं एंड डिसाइड कि इफ यू आर गोना कैरी ऑन। जी आप बताएं, आपके ख्याल में जेनेटिक स्क्रीनिंग का क्या फायदा हुआ है? क्या फायदा हुआ, मतलब कुछ पर्टिकुलर पॉइंट अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? दो तो इधर से आ गए, दो जो आ गए इसके अलावा बताना है आपको, ठीक है? बाद में धचका नहीं लगेगा। ठीक है, पहला कि आप जो है वो फॉल्टी एलील्स कैन बी डिटेक्टेड
ठीक है, दूसरा क्या है, इन केस ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, embryo can be miscarried, yes or no, which avoids lifelong problems which occur after birth, है ना। जी। अच्छा, दूसरा कि जब आपको पहले से पता चल जाएगा, आप जाया ना भी कराएं तो एटलीस्ट पेरेंट्स कैन प्रिपेयर देयर माइंड फॉर अपकमिंग डिजीज। फिर प्रिवेंटिव measures can be taken from birth to slow onset and intensity of the disease, yes or no? Yes. Prior, क्या कह रहे हैं सर? Prior knowledge to disease will help in better treatment for of disease। ये पहले से पता होगा कि हंटिंगटन है, पहले से पता होगा कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ बच्चा पैदा हो रहा है, तो आप पहले से ही ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी ले सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेज। ये तो हो गए एडवांटेज, लेकिन एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं एथिक्स। एथिक्स ऑफ जेनेटिक स्क्रीनिंग, कि जेनेटिक स्क्रीनिंग कब की जाए, एडवांटेज नहीं पूछ रहा, कब की जाए। तो क्या आंसर होगा? व्हेन देयर इज एनी, वैसे तो देखो ये मैंडेटरी होना चाहिए हर बच्चे पर, लेकिन इतना महंगा और इतना टिपिकल काम है हर बच्चे पर नहीं हो सकता, इसीलिए व्हेन देयर इज एनी प्रायर रिपोर्ट ऑफ एनी genetic disorder in family, yes or no? Yes. Only done to diagnose faulty genome, shouldn't be done to find out sex of embryo। इसलिए नहीं हो रहा हो कि आप एम्ब्रियो का सेक्स पहले से मालूम करते हैं, लड़का हुआ तो कैरी करें, लड़की हुई तो नहीं कैरी करें, जाया करते हैं, लड़की हुई तो कैरी करें, लड़का हुआ तो जाया करते हैं। इस बुनियाद पर इसको नहीं करना चाहिए, यस और नो? Yes. Avoiding up to maximum the chance of miscarriage which is high in post implantation screening। अगर आप पोस्ट इम्प्लांटेशन स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम अवॉइड करेंगे कि मिसकैरेज ना हो। इसी तरह बस काफी है, ठीक है जी। तो ये एथिक्स हैं, सिर्फ सेक्स डिटरमाइन करने के लिए, मर्जी का बच्चा पैदा करने के लिए नहीं होगा। इज दैट क्लियर?
जेनेटिक स्क्रीनिंग का टॉपिक भी समझ में आया, जीन थेरेपी का टॉपिक भी समझ में आ गया। चलो आगे चलते। जी अब आ गया भाई जी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम कह रहे हैं GMO। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में से मैं आपको एक एग्जांपल तफसील से करा रहा हूं जो डिस्क्रिप्टिव में आती है, एक एग्जांपल हल्की फुल्की से बताऊंगा, और एक दो एग्जांपल आप खुद ही बुक से पढ़ लीजिए, ठीक है जी। तो ये करना पड़ेगा, बुक रीडिंग करनी ही करनी है इसके अंदर, क्योंकि ये मैं अवाहिद चीज है जो आप पर छोड़ रहा हूं करने के लिए। क्योंकि बुक से इसलिए कह रहा हूं कि बुक से पढ़ेंगे ना तो ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा लंबा करके, ठीक है। जनरल सी डिस्कशन है प्लांट। जी बेटा बोले। बात करें ग्रीन कवर है, क्या? आप मेन कोर्स बुक की बात करें जिसका ग्रीन कवर है। हाँ हाँ, मेन कोर्स बुक की बात कर रहा हूँ। और कौन सी बुक की बात करूँ? वो एक और थी मैं। नहीं नहीं, आप कोई से ही पढ़ ले, बुक से पढ़ ले बस, ठीक है। तो ये आपने, मैं बता दूंगा क्या पढ़ना है बुक से। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, अब नाम ही चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको आपने जेनेटिकली छेड़ा हो उनको हम क्या कहेंगे। और जेनेटिकली आर्टिफिशियल सिलेक्शन की एग्जांपल है ना, सिलेक्शन एवोल्यूशन में सुना था आपने, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जी फातिमा रही, सुना था नहीं सुना था? जी सर। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, किस लिए कर रहे होते हैं? अपने बेनिफिट के लिए, ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट के लिए? अपने बेनिफिट के लिए। वेल बोथ। ठीक है, प्राइमरीली आपका जो मकसद होता है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका अपना बेनिफिट होता है, ठीक है, जाहिर है। और आप उस प्लांट को बेनिफिट पहुंचाएंगे तो आपको अपना बेनिफिट पहुंचाएगा, एनिमल को बेनिफिट पहुंचाएंगे तो वो आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। इसमें जो मैं आपको कराने लगा हूं, ये एग्जाम्पल सबसे ज्यादा बाई आई है एग्जाम में, और वो है गोल्डन राइस की। ईशा तुम्हें आती है ये? रट्टा लगाया हुआ है तुमने इसका? सर मैंने वाला चैप्टर भी डिटेल में किया नहीं। फिर तुमने बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर रह गए हैं जो तुमने खुद से दी किए हैं अब तक? सर वो यही वाला है और बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, तुम उस आसरे में हो कि सर जब पढ़ाएंगे तो ही समझ में आएगा मुझे, है ना? दिमाग में है ना कीड़ा तुम्हारे? तकरीबन जी सर। ये तकरीबन है तो फिर मैं छोड़वा देता हूँ। नहीं 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 सर। गोल्डन राइस क्या है, अब जरा इसकी भी बैकग्राउंड को समझ लो। बैकग्राउंड को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ताकि बात समझ में आए, क्योंकि ये चैप्टर इसलिए मुसीबत है और आपको शायद इसीलिए बेहतर तरीके से समझ में आया। आपने तो पहली दफा पढ़ा है, आपको तो आ ही गया होगा। ईशा, आपको ये चैप्टर मुझसे पढ़ने में बेहतर तरीके से समझ में आया? अप्रोचेबल लगा चैप्टर? जी सर। नहीं लगा तो आप बता सकती हैं कि सर इन दिस रीजन यू नीड टू इम्प्रूव इन दिस चैप्टर। नहीं नहीं, अब जाके मुझे सीधे समझ में आई है। अच्छा ठीक ठीक है, चलें जी। गोल्डन राइस, अब गोल्डन राइस क्या है उससे पहले जरा नॉर्मल राइस की बात करते हैं। भाई जो मान लें कि ये आपका नॉर्मल चावल है, क्या बात, ये आपका नॉर्मल चावल है मान लें। अब चावल जिस बीज से पैदा होता है, चावल जिस बीज से पैदा होता है, ये है वो बीज। सीड का स्ट्रक्चर आपको पढ़ा चुका हूं गिबरेलिन के एक्शन में। गिबरेलिन का एक्शन याद है? गिबरेलिन का एक्शन इन सीड जर्मिनेशन। जी फातिमा रईस, ईशा फातिमा, हसन भाई, जी सर। जिसके लेक्चर को आपने यूट्यूब से सुना था। जी। सुना ही नहीं था आपने सर? ठीक है, तो अभी याद आएगा आपको, अभी याद आएगा अगर नहीं सुना था तो। अगर आपको याद हो तो सीड के स्ट्रक्चर में आपने एक पार्ट यूं करके बनाया था और अल्लाह आपका भला करे एक पार्ट यूं करके बनाया था। एक पार्ट को आपने नाम दिया था एम्ब्रियो सैक या एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, और ये था आपका कॉटिलिडन, जिसमें आप याद कीजिए कि स्टार्च स्टोर हुआ हुआ होता है, स्टार्च स्टोर हुआ हुआ होता है जिसको अमाइलेज में ब्रेक डाउन होना होता है और एनर्जी देनी होती है, और एम्ब्रियो सैक को ग्रो करना होता है। अब जरा गौर से समझिए, समझने की बात क्या है कि ये जो
कॉटिलेडन की लेयर होती है, याद आएगा आपको ये नाम, इसको हम कहते थे एल्यूरोनिक लेयर। कुछ याद आ रहा है भाई? एल्यूरोनिक लेयर। ये जो एल्यूरोनिक लेयर है राइस के अंदर, ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है बीटा कैरोटीन। ये मैं नॉर्मल बात बता रहा हूं। बीटा, यार जवाब तो दे दो ऑनलाइन वालों। बीटा कैरोटीन। कैरोटीन। फातिमा कहां चली गई? फातिमा रईस, यहीं पर हूँ सर। बेटा जवाब तो दो ना। ये बीटा कैरोटीन, और जब बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी में आता है, एल्यूरोनिक लेयर से पैदा होता है बीटा कैरोटीन, और जब ये हमारी बॉडी में आता है तो बीटा कैरोटीन को हमारी बॉडी कन्वर्ट कर देती है विटामिन ए में। और विटामिन ए किस लिए इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो विजन के लिए, एक्यूरेट विजन के लिए। दूसरा, विटामिन ए जो है वो ब्रेन की हेल्थ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये नाइट ब्लाइंडनेस कॉज कर देता है, या ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज कॉज करता है। इन रेयर केसेस इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो, विटामिन ए की सीवियर डेफिशिएंसी। समझ में आ रही है बात? तो अब मसला ये है कि हम जो चावल बोते हैं, अच्छा चावल जो ग्रो कर रहा है वो किससे कर रहा है? एंडोस्पर्म से, यहां से, ठीक है ना? तो एंडोस्पर्म में बीटा कैरोटीन नहीं, एंडोस्पर्म में बीटा कैरोटीन नहीं है, और इसीलिए चावल जो आएगा उसमें बीटा कैरोटीन का कोई नामो निशान नहीं होगा। कौन सा चावल? जो व्हाइट राइस होता है। क्यों? क्योंकि व्हाइट राइस को बोते समय हम ये पार्ट छील देते हैं। चावल जो है ना, चावल अगर आपने देखा हो, छिलके वाला चावल देखा है कभी? छिलके वाले चावल में एल्यूरोनिक लेयर मौजूद है, लेकिन क्या आप छिलके वाला चावल खा रहे हैं? आप छिला हुआ चावल खाते हैं। तो जब हम कहते हैं ना छिला हुआ, तो एल्यूरोनिक लेयर उसकी हड्डी है। जब एल्यूरोनिक लेयर नहीं है तो बीटा कैरोटीन नहीं है। जब बीटा कैरोटीन नहीं है तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी। हालांकि विटामिन ए आप और डाइट से भी ले सकते हैं, कैरेट में बहुत होता है और भी डाइट्स में बहुत होता है, ठीक है। इसीलिए गोल्डन राइस बनाने के ऊपर बड़े तहफुजात भी हैं कि बाकी डाइट से लेने बजाय इसके कि गोल्डन राइस प्रोड्यूस करें, ठीक है। लेकिन बहरहाल उसकी बात बाद में नोट्स में लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा। तो हम जब चावल, जो छिला हुआ चावल खा रहे हैं ना, उसमें बीटा कैरोटीन नहीं, क्योंकि चावल की जो ग्रोथ है पर्टिकुलरली वो एंडोस्पर्म से होनी है, और एल्यूरोनिक लेयर हम छील देते हैं उसकी। तो हमारे पास विटामिन ए जो चावल से आ सकता था वो नहीं आ रहा। यहां तक बात समझ में आई? जी। अब हमने इसका सोल्यूशन क्या निकाला? सोल्यूशन निकाला गोल्डन राइस प्रोड्यूस करना। अब मैं इसके स्टेप्स बताता हूं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में आता है ये सवाल। स्टेप नंबर वन क्या है बेटा? स्टेप नंबर 1 है कि आपने बीटा कैरोटीन बनाने वाली जो जीन है इज आइसोलेटेड फ्रॉम या तो सॉइल का बैक्टीरिया है वहां से निकाल लिया, सॉइल में मौजूद बैक्टीरिया से निकाल लिया, या फिर हम एक प्लांट होता है डेफोडिल, देखा है डेफोडिल प्लांट जो साहिल समंदर पर लेक्स के करीब नजर आते हैं आपको, छोटे छोटे येलो कलर के प्लांट होते हैं। अबे देखा है कहीं? नहीं देखा तो बस अबे भाई जवाब तो दे दो ऑनलाइन वालों। हेलो फातिमा जी कहाँ हो भाई? जवाब ही नहीं दे रहे हो, फिर मेरी ब्रेक लग जाती है। तो क्या मैंने कहा कि बीटा कैरोटीन की जो जीन है उसे आइसोलेट करते हैं सॉइल के बैक्टीरिया या डिफरेंट। अब तुम ये चैप्टर पढ़ चुके हो तो मैं और अच्छे से आता होगा। फिर हम क्या करते हैं, इससे एग्रोबैक्टीरियम में, किसे
एग्रोबैक्टीरियम में फ्यूज कर देते। भाई आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे ना, तो एग्रोबैक्टीरियम यानी आप यूं लिख लेते हैं, डैफोडिल से हमने जीन निकाल ली एंड दिस जीन इज यूज्ड टू मेक, या नहीं यूं लिख लें कि जीन is transferred to plasmid, transfer to plasmid। बात समझ में आ रही है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया है ना, प्लास्मिड, और इस प्लास्मिड को नाउ प्लास्मिड इज पुट इनटू एग्रोबैक्टीरियम। अब उस प्लास्मिड को हम किस में डाल देते हैं? रेसिपी कॉम्प्लिकेटेड है, पहले हमने एक बैक्टीरिया से निकाली है, फिर उसको प्लास्मिड में डाला है, प्लास्मिड जब रिकॉम्बिनेंट तैयार हो गया, अब उस प्लास्मिड को कहां डाला है? एग्रोबैक्टीरियम में। एंड नाउ दिस एग्रोबैक्टीरियम is allowed to fuse with एंडोस्पर्म। अब उस एग्रोबैक्टीरियम को हम इस एंडोस्पर्म के साथ फ्यूज करा देते। हाँ जी जी जी। तो अब क्या हुआ, इस तरह से हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली किया गया कि बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करने वाली जीन कहां तक पहुंचा दी? एम्ब्रियो सैक। बेटा अब जब एंडोस्पर्म ये वाला ग्रो करेगा तो इसमें बीटा कैरोटीन, बोलो बेटा, मौजूद होगा, और इससे जो राइस ग्रो करेंगे वी विल कॉल देम नाउ endosperm will grow with beta carotene in it. Rice produced by this are called golden rice। सही है भाई। अब इस पे ऑब्जेक्शन ये है कि क्योंकि विटामिन ए मल्टीपल रिसोर्सेज से भी हासिल किया जा सकता है, तो भाई इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं कि लोगों में बीमारी ना फैले, कमजोरी ना फैले, तो आप एक गरीब आदमी को गोल्डन राइस एक आम राइस से बहुत महंगा होगा, तो फिर आप जो वही बात हो गई कि आप जो पुअर पीपल है वहां तक कैसे पहुंचाएंगे इसको? तो इट्स बेटर टू काउंसिल देम फॉर अदर रिसोर्सेज विद मच अदर चीपर रिसोर्सेज ऑफ विटामिन ए रादर देन गोल्डन राइस। इज दैट क्लियर? क्योंकि देखो जब कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज होती है ना, तो अब जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड जो है वो हर बारी आपको खरीदना पड़ेगा अलग। यहां तक बात समझ में आ गई? इसी तरह एक एग्जाम्पल जो है वो एटलांटिक सैल्मन की है। सैल्मन समझते हो? जी। अब जो नॉर्मली जो क्या हो जाता है भैया, जो नॉर्मली जो सैल्मन होती है एटलांटिक, आपको मालूम होगा कि सैल्मन जो है वो एक बहुत ही नायाब मछली तस्वुर होती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सैल्मन जो है वो 5 साल में एक ही बार अंडे देती है, इसीलिए इसका जो ग्रोथ रेट, या यूं समझ लें कि एक सैल्मन पैदा होने के बाद अडल्ट होने में, अंडे देने के काबिल होने में 5 साल का टाइम लेती है। तो मालूम हुआ कि बहुत स्लो ग्रो करेगी। यस और नो? बोलो बेटा। ठीक है। और कमबख्त अंडे भी सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में ही देती है, वरना नहीं देती। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस ठीक ना हो तो नहीं देती। तो अब हमने इसके साथ क्या किया, इसमें हमने सबसे जो महंगी सैल्मन है वो एटलांटिक सैल्मन है। हमने क्या किया, हमने सैल्मन की ही एक वैरायटी जो कि लोकल सैल्मन कहलाती है, जिसके ग्रोथ रेट भी ज्यादा होता है, हमने वो जीन ली और इस सैल्मन के अंदर इम्प्लांट कर दी एम्ब्रियोनिक लेवल पर।
समझ में आ रही बात? जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो सैल्मन 5 साल में मैच्योर होती थी वो 6 महीने में हो जाती, और जो 5 साल बाद अंडे देकर आगे बच्चे पैदा करती थी वो 6 महीने में कर देती। इससे हमने क्या किया कि उस सैल्मन को, उस नायाब मछली को हमने मल्टीपल टाइम्स ज्यादा तेजी से ग्रो करा लिया। खुलासा वही है कि हमारा जो टारगेट है, वो टारगेट क्या होता है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाई करें इस तरह से किसी ऑर्गेनिज्म को कि वो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो जाए। अब जो चीज आपको पढ़ने के लिए मैं कह रहा हूं, वैसे तो ये भी पढ़ लीजिएगा, वो है इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप और हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप। ये भी एग्जाम में आता रहता है। नाम से वैसे तो जाहिर हो रहा है कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप कौन सा होगा, जो कि अपने आप को इंसेक्ट से बचा सके ताकि बार बार स्प्रे करने का खर्चा बचे। और हर्बिसाइड रेजिस्टेंट कौन होगा? हर्ब्स क्या होते हैं? हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? नहीं, हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स क्या होते हैं आयशा? सर जो ये हमारे बच्चे हैं। हर्बिसाइड होते हैं वो जंगली पौधे जो कहीं पर भी ग्रो कर जाते हैं और नॉर्मल हर्ब्स की न्यूट्रिशन खा जाते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल हर्ब्स को नुकसान होता है। खेतों के अंदर हर्बिसाइड, जंगली, ये भी तो बता रहा हूं। देखो हर्बिसाइड का नाम क्या है? जो हर्ब को नुकसान पहुंचाए। हर्ब को, जैसे इंसेक्टिसाइड क्या होगा? जो इंसेक्ट को मारेगा। तो हर्बिसाइड कौन है? जो हर्ब पौधों को मारे। तो अब यहां पर जो ये इसीलिए पूछा था कि क्या होते हैं, ताकि दिमाग में जरा बत्ती जला सकूं। हर्बिसाइड स्प्रे नहीं है भाई। हर्बिसाइड क्या है? वो जंगली पौधे हैं जो कि कहीं पर भी ग्रो कर जाते हैं, और फसल के, अगर फसल में बड़ा कॉमन है कि जंगली वीट ग्रो कर गया वहां पर, अब क्या हो रहा है कि वो फसल की जो न्यूट्रिशन है वो खा जा रहा है। तो इससे क्या होगा? आपकी फसल खराब होगी नहीं होगी? बोलो भाई। अबे भाई बोलो फातिमा, फातिमा रईस, ईशा फातिमा कहाँ? हाँ जी सर। क्या वो फातिमा कहाँ है? बात समझ में आ गई? तो ये दोनों आपकी आवाज कट एग्जाम्पल्स, रही। ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं वो आप जो हैं वो अच्छे से रीड कर लीजिएगा। एक आखिरी टर्म भी जहन में मेरे अभी अभी आई आपकी मोहब्बत में, और वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये सारी चीजें ना थ्योरी हैं, इनको एक एक बार बुक से, टेक्स्ट बुक से रीड करना बड़ा जरूरी है, वरना आप कंफ्यूज ही रहेंगे। हाँ, ये वो रीडिंग मटेरियल है जिसको रीड करना जरूरी है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स है तमाम जेनेटिक डेटा को, जेनेटिक सीक्वेंसेस को, जेनेटिक जो कोडिंग है, इन सब चीजों को कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर देना, ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जरा इमेजिन करिएगा, क्या कहा मैंने कि तमाम जेनेटिक कोडिंग को, जेनेटिक सीक्वेंसेस को, जेनेटिक जो जीनोम्स हैं, डेटा है, उस सब को कंप्यूटराइज लैंग्वेज में, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में। भाई जेनेटिक भी कोडिंग है, सॉफ्टवेयर भी कोडिंग से होता है, तो इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। क्यों? ताकि भाई आप देखो ना, हर आदमी तो जेनेटिक डाटा नहीं स्टोर कर सकता, न रीड कर सकता है तरीके से। तो आप क्या करते हैं, इसे इजीली रीडेबल लैंग्वेज यानी कि कंप्यूटराइज लैंग्वेज में ट्रांसफर कर देते हैं। अब कंप्यूटर बेतहाशा डाटा स्टोर कर सकता है। उससे एक फायदा ये भी होता है कि जब आपके पास जीनोमिक डाटा कंप्यूटराइज लैंग्वेज में आता जा रहा है, 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 अब लेट से आपके पास एक नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है जी, या चले आपके पास इंसान का जेनेटिक डाटा है, आपने एक नई छिपकली पकड़ी, जब उसका जेनेटिक डाटा आपने कंप्यूटराइज में फीड किया, तो कंप्यूटर आपको बता देगा कि ये जेनेटिक कोड्स इंसान के जेनेटिक कोड से मैच खाते हैं।
ये ऐसे नहीं पता चलेगा आपको। ऐसे मान लो कि हजारों जेनेटिक कोड्स मेरे सामने इंसान के लिखे हुए हैं, हजारों जो है या सैकड़ों जो है मेरे सामने एक लिजर्ड के लिखे हुए हैं, तो वो मैं मैनुअल रीडिंग से सिमिलैरिटी मिलाऊंगा जिसमें मिस होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर ये जिम्मेदारी मैं कंप्यूटर यानी कंप्यूटराइज लैंग्वेज में ट्रांसफर कर दूं और मैं ये जिम्मेदारी कंप्यूटर को दे दूं, तो क्या बायो इन्फॉर्मेटिक्स काम नहीं आएगी टू डिटेक्ट मल्टीपल कॉमन एंड एडवांटेजियस डिसएडवांटेजियस जेनेटिक सीक्वेंसेस in different organism, in same organism, in relatives? Yes or no? नमाज पढ़ रहे हैं? Yes. देखिए क्लियर है? जी. तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का पार्ट आप रीड करेंगे बेटा, आप इंसेक्ट रेजिस्टेंट और हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप रीड करेंगे, बाकी इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। ऐसा करें इस चैप्टर को एक बार नोट से पढ़ने के बाद तमीज से बुक से रीड कर लें, तो आपको भी तसल्ली हो जाएगी और मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। उसके बाद इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो बात समझ में आएगी। यू विल लर्न न्यू थिंग्स एज वेल। लेकिन चूंकि आपके पास प्रिंसिपल आ गया है अंडरस्टैंडिंग का, तो आपके लिए आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। बायोडाइवर्सिटी टोटल 3 क्लासेस में खत्म होगा। एक क्लास सब 2 क्लासेस सबसे अहम है, तीसरी क्लास में हम और आप मिलकर रीडिंग करेंगे नोट्स से। ठीक है जी, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छा, तुम नूर रहमान से कोऑर्डिनेट कर लो, अगर तुम लोग अभी आ सकते हो तो 7:30 बजे प्रॉब्लम्स लेकर आ जाओ, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ओके।